अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार हसन। वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है रिजल्ट्स आर इफेक्ट्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, यानी जब आपके मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स या असरात क्या होते हैं, तो वो हम आज के लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस आता है वो है लार्जर वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी द वेरिएंस एंड कोवेरिएंस ऑफ एस्टिमेट्स बिकम लार्जर, यानी उस वक्त क्या होता है जब आप वेरिएंस और कोवेरिएंस के एस्टिमेट्स करते हैं वैल्यूज़ को, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, लार्जर जाती हैं। रीजन इज दैट इंटरकोरिलेशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स शोज दैट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्लोज टू यूनिटी, यानी जब आपके मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट हो जाती है, यानी मल्टीकोलिनियरिटी भी यही थी कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में हाई कोरिलेट होते हैं, तो वो ये शो करते हैं दैट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्लोज टू यूनिटी, यानी जो आपकी आर की वैल्यूज़ होंगी वो इक्वल टू 1 होंगी या क्लोज टू 1 होंगी। एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर प्लेज अ की रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, यानी उस वक्त आपका जो आर स्क्वायर है ये आपकी मॉडल्स के अंदर जो है वो अहम की रोल अदा करता है। देन यहाँ पे हमने ये फार्मूलाज पहले जो है वो ड्राइव कर चुके हैं। वेरिएंस ऑफ बीटा 2 जो है उसका फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर म्यू डिवाइडेड बाय समेशन x2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस r23 का स्क्वायर, और जो हमारे पास वेरिएंस ऑफ बीटा 3 है उसका फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर म्यू डिवाइडेड बाय समेशन x3 स्क्वायर इंटू 1 माइनस r23 का स्क्वायर। ये फार्मूलाज पहले हम ड्राइव कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने इसकी इम्प्लीकेशंस भी देखी थी। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जो हम देख रहे थे कि आपका जो आर स्क्वायर है वो आपके मॉडल के अंदर सिग्निफिकेंट रोल्स अदा करता है, तो उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो हमारी आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किस तरीके से सिग्निफिकेंस की रोल अदा करती है। एग्जांपल्स है हमारे पास सिग्मा स्क्वायर म्यू इज इक्वल टू 10.2 समेशन x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 110 है। r23 का स्क्वायर जो हमारे पास क्या थी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, उसकी वैल्यू है 0.95। अब हम वेरिएंस बीटा जो है वेरिएंस ऑफ बीटा 2 की वैल्यूज़ निकालते हैं। यहाँ पे जो हमने अभी फार्मूलाज देखे हैं उसके अंदर हम लोग इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वेरिएंस ऑफ बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 10.2 वैल्यू पुट की सिग्मा स्क्वायर म्यू की, और इसी तरीके समेशन x2 का स्क्वायर जो था वो 110 था वो पुट किया, 1 माइनस r23 स्क्वायर की वैल्यूज जो थी हमारे पास 0.95 तो वो पुट की। जब इसकी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो इसकी वैल्यूज निकलती है 1.85, यानी हमने ये देखा कि आपका जब आर स्क्वायर जो है वो वैल्यू थी 0.95 तो उस वक्त आपकी वैल्यूज निकली है 1.85 वेरिएंस ऑफ बीटास की। इसी तरह एफ सिग्मा स्क्वायर म्यू इज इक्वल टू 10.2 समेशन x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 110 r23 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.10, यानी हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ वही हैं, बस हमने आर स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस की वैल्यू है उसको हमने चेंज किया। यहाँ पे वहाँ पे हमने प्रीवियस जो हमने देखी एग्जांपल उसके अंदर हमने यहाँ पे जो एग्जांपल ली थी r23 स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो 0.95 थी, यहाँ पे 0.10। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं वेरिएंस ऑफ बीटा 2 इज इक्वल टू, वही फार्मूलाज के अंदर हमने उसकी वैल्यूज पुट की जैसे से हमने प्रीवियस अभी हमने एग्जांपल की है। तो इसमें हम देखते हैं कि वेरिएंस ऑफ बीटा 2 इज इक्वल टू 0.1030, तो ये वैल्यूज़ आ जाती है। हमने यहाँ पे ये देखा कि जब हमने आर स्क्वायर्स की वैल्यूज़ 0.95 पुट की तो आपकी जो वेरिएंस ऑफ बीटा की वैल्यूज़ आई हैं वो ग्रेटर आई थी, यानी ये वैल्यूज़ आई थी 1.85 आई थी जब हमने 0.95 पुट किया था। तो इसी तरीके से जब हमने 0.10 पुट किया है तो उस वक्त आपकी वेरिएंस ऑफ बीटाज की वैल्यूज हैं 0.1030। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो हमें कंक्लूजन निकलता है, सो दीज एग्जांपल शोज दैट कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। इफ द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एस्टिमेटेड पैरामीटर्स ऑफ वेरिएंस वैल्यू इज ग्रेटर एंड वाइस वर्सा। तो हमने इस एग्जांपल में यही देखा कि जो हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू है वो की रोल अदा कर रही थी। जितनी आर स्क्वायर की वैल्यूज ज़्यादा थी
उतनी वेरिएंस ऑफ बीटाज की वैल्यूज जो थी पैरामीटर्स की वो ज़्यादा हाई हुई। इसी तरीके से जैसे हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यूज़ कम थी तो वेरिएंस ऑफ बीटाज की जो वैल्यूज़ आई हैं वो भी कम आई हैं। यानी हमने एग्जांपल्स के अंदर 0.95 जो ग्रेटर वैल्यू थी उसको पुट किया तो उससे हमारा जो वेरिएंस ऑफ बीटाज की वैल्यूज़ निकली थी 1.85 आई थी। इसी तरीके से जब हमने 0.10 पुट की थी किसकी आर स्क्वायर की वैल्यू तो उस वक्त हमारे पास वेरिएंस ऑफ बीटाज की वैल्यू आई थी 0.103। तो इससे हमें ये शो होता है कि जब आपके मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट होता है तो उस वक्त क्या होता है हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो की रोल अदा कर रही होती है। यानी अगर आर स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर होगी तो आपके वेरिएंस ऑफ बीटाज की जो वैल्यूज़ हैं वो हाई होंगी और इसी तरीके से अगर आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी तो उस वक्त आपकी जो है क्या होगा आपके वेरिएंस ऑफ बीटाज की वैल्यूज़ भी कम होगी। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज आती है मच वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल ड्यू टू फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज। जो हमने फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज देखी लार्जर वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। तो जब हमने जैसे हमारे पास फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज आता है लार्जर वेरिएंस एंड कोवेरिएंस द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स विल बी मच वाइडर। तो आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स है वो भी आपका क्या होता है मच वाइडर आता है। इट मीन्स दैट व्हेन द कॉन्फिडेंस इंटरवल wider, then much wider chance to accept null hypothesis H naught and follow the type 2 error। यानी जब आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल्स मच वाइडर होगा तो उस वक्त आपके चांस होंगे किसको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के। और किस चीज़ को फॉलो करता है वो करता है टाइप 2 एरर्स को। यानी ये हम देखें तो हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होता है वो उसकी शेप जो है वो ऐसे मच वाइडर होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो टर्म्स इस्तेमाल हुई कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और टाइप 2 एरर, इसको हम देखते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स क्या होता है हमारे पास इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस। यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स ये होता है कि आप कितना कॉन्फिडेंस है या कितने चांस हैं किसको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट होने के। टाइप 2 एरर्स क्या होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग नल हाइपोथेसिस। टाइप 2 एरर होता है कि आप कोई जो गलत डिसीजन है उसको आपने करेक्ट करना है। यानी इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूं कि कोई एक बंदा है वो मुजरिम है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं उसको हम सही कंसीडर कर रहे हैं। तो ये टाइप 2 एरर है कि हम एक रॉन्ग चीज़ को जो है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल रॉन्ग चीज़ है तो इसे हम टाइप 2 एरर्स कहते हैं। जब हम एक रॉन्ग पर्सनस को सही करेक्ट कर रहे होते हैं तो वो हमारे सोसाइटी के लिए वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसी तरह हमारे मॉडल्स के अंदर भी यही है कि हम जब एक रॉन्ग चीज़ को करेक्ट साबित कर रहे होंगे तो वो हमारे मॉडल्स के लिए जो है वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास मोर इनसिग्निफिकेंट टी रेशोज आल्सो ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेज 1 लार्जर वेरिएंस एंड कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर टी रेशोज बिकम इनसिग्निफिकेंट। यानी जब आपकी मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो जाता है आपके मॉडल के अंदर तो आपके लार्जर वेरिएंस और कोवेरिएंस के साथ साथ जो स्टैंडर्ड एरर है वो भी और टी रेशोज जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। यानी स्टैंडर्ड एरर जो टी रेशो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे पास टी स्टैटिक है टी स्टैटिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं इसे टी कैलकुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं और टी स्टैटिक भी यानी टी स्टैटिस्टिक वैल्यू इज इक्वल टू बीटा आई हेड ओवर स्टैंडर्ड एरर ओवर बीटा हेड। तो ये हमारे पास जो बीटा आई है ये हमारे पास एस्टिमेट वैल्यू है और ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा यानी उस बीटा स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं हम लोग जब एस्टिमेशंस कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यूज आती है। देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड स्टैंडर्ड एरर। यानी ये कैलकुलेटेड वैल्यू और स्टैंडर्ड एरर के दरमियान जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। इफ स्टैंडर्ड एरर लार्जेस्ट टी स्मॉलर। तो हमने बेसिक यहाँ पे पीछे हमने यही देखा कि टी स्टैटिक और स्टैंडर्ड एरर के दरमियान जो है क्या पाया जाता है नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इसलिए जब आपका स्टैंडर्ड एरर की वैल्यूज लार्जर आएंगी तो उस वक्त टी की वैल्यूज क्या होगी टी स्टैटिक जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो स्मॉलर होगी। और इसी तरीके से अगर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यूज जो है वो स्मॉलर आएगी तो टी जो है वो लार्जर आएगा। सो व्हेन टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टी टेबुलेटेड वैल्यू। जब आपकी टी स्टैटिक वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जिसे हम टी स्टैटिस्टिक कहते हैं वो ग्रेटर देन होगी किसके टी टेबुलेटेड वैल्यू से यानी टी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू जो हम लोग टेबल्स की मदद से देखते हैं। इसका एक रूल ऑफ थंब भी है टी स्टैटिक जो है वो अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो द पैरामीटर्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड इन दिस सिचुएशन एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी हम लोग ये आ गया कि जब आपकी टी स्टैटिक वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन होगी टी टेबुलेटेड वैल्यू से तो उस वक्त आपके क्या होंगे आपके जो पैरामीटर्स हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होंगे
और उस सिचुएशन में आप क्या कर रहे होंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जो है वो को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। When t calculated value is less than t tabulated value, यानी रूल ऑफ थंब है t स्टैटिक लेस देन 2 होगा, then the parameters are statistically insignificant। तो उस वक्त क्या होगा, जब आपकी t कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन होगी t टेबुलेटेड वैल्यू से, तो उस वक्त आपके जो पैरामीटर्स हैं वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट होंगे। इन दिस सिचुएशन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, आपका जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करेंगे। जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे तो उस वक्त आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स है वो मच वाइडर होगा और उस वक्त आपके चांस होंगे टाइप 2 एरर को एक्सेप्ट करने के। So conclusion that when t ratio is more insignificant, we accept the null hypothesis। यानी साफ जारी बात है, जब आपकी t ratios जो हमने निकाली थी उसकी वैल्यूज जो है वो अगर तो क्या कहते हैं लेस देन थी किससे, टेबुलेटेड वैल्यू से, यानी इनसिग्निफिकेंट जब होगी, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। सो इन दिस सिचुएशन स्टैंडर्ड एरर हैज लार्जर एंड टी वैल्यू हैज स्मॉलर। तो हमने ये भी देखा, जब आपका अल्टरनेटिव को हम रिजेक्ट करते हैं, यानी नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होगी, हमारे पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास लार्जर होंगी और टी वैल्यूज जो हैं वो स्मॉलर होंगी, क्योंकि हमने देखा कि स्टैंडर्ड एरर और टी वैल्यूज के दरमियान जो है वो हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। देन फोर्थ नंबर पे हमारे पास हाई आर स्केयर, आर डिटर्मिनेशन ऑफ कोरिलेशन, जो आर स्केयर है उसकी वैल्यू जो है वो हाई होगी ड्यू टू इंटर कोरिलेशन अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये यानी वो हम मल्टीकोलिनियरिटी की बात करें कि जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में हाई कोरिलेट होते हैं, द वैल्यू ऑफ आर स्केयर विल बी लार्जर आर क्लोज टू यूनिटी वैल्यू, यानी आपकी वैल्यू जो आर स्केयर है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, उसकी वैल्यू जो है वो एक तो लार्जर होती है या क्लोज टू 1 होती है। इन दिस सिचुएशन मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट कैन बी वेरी हाई। तो यहाँ पे भी हम लोग ये देखते हैं जो गुडनेस ऑफ फिट है वो कैन बी वेरी हाई होती है। अब हमने ये देखा कि आपकी जो आर स्केयर की वैल्यू है वो लार्जर होती है या क्लोज टू 1 होती है, तो वो हम देखें कि ग्रेटर देन 0.80 होनी चाहिए, तो उस वक्त आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ जो है वो है सेंसिटिव ओवरलैप एस्टिमेशन, यानी सेंसिटिव का मतलब होता है हमारे पास हसास। प्रेजेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी मेक्स द एस्टिमेशन ऑफ एस्टिमेटर वेरी सेंसिटिव, यानी जो आपके मॉडल्स के अंदर वो मल्टीकोलिनियरिटी का जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट होता है, तो उस वक्त आपके जो इस पैरामीटर्स की एस्टिमेशंस होती है वो जो होती है वो बिल्कुल सेंसिटिव होती है। इसका मतलब है अ माइनर चेंज इन डाटा डिवेल्प अ बिग चेंज इन द रिजल्ट, यानी आप अपने डाटा के अंदर थोड़ी सी भी चेंजिंग करते हैं तो आपके रिजल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आता है। It means that if minor change the sample increase or decrease, then the OLS estimator and the standard error can be sensitive in data। यानी आप अपने डाटा के अंदर जो है वो सैम्पल साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके जो स्टैंडर्ड एरर हैं या OLS एस्टिमेटर्स हैं वो आपके बहुत सेंसिटिव होते हैं, यानी हसास होते हैं। यानी आपका हम इसको इस तरीके से समझें कि आप अपने डाटा के अंदर थोड़ी सी भी तब्दीली करते हैं तो आपके रिजल्ट्स के अंदर जो है वो बहुत बड़ी तब्दीली पैदा होती है, जो कि हमें ये शो कर रहे होते हैं वो हम आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम्स को अफेक्ट कर रही होती है। देन हमारे पास 6 है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। साफ जारी बात है, जब आपके मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट होता है तो उससे रिजल्ट्स जो होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि जो हम चाह रहे होते हैं रिजल्ट्स वो हमें नहीं मिल रहे होते। साइन एंड टी रेशियोज गिव्स अस टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, यानी आपके पास हम यही देखते हैं कि हमने पीछे कॉन्सिक्वेंसेस भी पढ़ा है, टी रेशियो जो है वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये जो साइन है या टी रेशियोज हैं तो स्टैंडर्ड एरर है, ये हमें ये बता रहे होते हैं कि जो आपकी रिजल्ट्स के अंदर जो आते हैं वो अनएक्सपेक्टेड आते हैं, वो आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पूरा नहीं हो रहे होते। इन द प्रेजेंस ऑफ टी रेशियो इनसिग्निफिकेंट, तो हमने ये भी पहले डिस्कस किया है कि जब आपके प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट हो जाते हैं मॉडल के अंदर तो उस वक्त आपकी टी रेशियो जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती है ड्यू टू लार्ज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर मोर विच लीड टू टी रेशियो बिकम इनसिग्निफिकेंट। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब आपका लार्ज वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर्स जो होते हैं वो ज़्यादा हाई होते हैं तो वो आपकी क्या करते हैं, जो आपकी रेशो है टी रेशो उसको इनसिग्निफिकेंट बना देते हैं। यानी ये हम पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड एरर और वेरिएंस की जो वैल्यूज़ आती हैं वो लार्जर आती हैं, तो ये भी जब लार्जर आती हैं तो आपकी जो टी रेशोज़ को इनसिग्निफिकेंट बना देते हैं। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि जब आपकी वैल्यूज़ इनसिग्निफिकेंट होंगी तो आपको चांस होंगे कि आप जो है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे होंगे और उस वक्त आपका टाइप 2 एरर्स जो है वो आपके मॉडल्स में
अभी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये भी एक एमसीक्यूज आता है कि आपके टी रेशोज जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट कब होते हैं? उस वक्त भी होते हैं जब आपका लार्जेस्ट वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर्स मोर होते हैं, यानी आपकी वेरिएंस की वैल्यूज और स्टैंडर्ड एरर की वैल्यूज जो है वो लार्जर आ रही होती हैं, तो वो भी आपके मॉडल्स को जो है वो इनसिग्निफिकेंट बना देती हैं। तो ये हमारे पास टी स्टैटिस्टिक का फार्मूला है जो हमने अभी डिस्कस भी किया है। इसके अंदर हमने ये देखा कि देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फार्मूला है जो हमें ये बताता है कि आपके मॉडल्स के अंदर किस तरीके से जो है वो मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट होता है। फ्रेंड्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर। इसमें अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शंस के अंदर हमारा व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।